हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चों, कैसे हो यार। तुम लोगों में तो अभी मैंने किसी को देखा भी नहीं कि तुम लोग की साइज क्या है। तुम लोग छोटे हो, मोटे हो, गोल हो, मटोल हो, है कि नहीं। फिर भी स्कूल खुलेगा तो देख लेंगे, है कि नहीं। चलो आगे शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। हम बात कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने बात किया था कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, टैक्स कौन पेड करता था, किस तरह के टैक्सेस थे, फ्रांस के ऊपर कैसे इतना ज्यादा बर्डन हो गए। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी क्रांति कैसे हुई, जिसका हमने बेस प्रीवियस लेक्चर में ही बना दिया था बेटा। बेस यानी कि हमने बताया था कि जो थर्ड स्टेट था वही कंटिन्यू क्या करता था, टैक्स पे करता था। जब टैक्स पे करेगा बेटा तो एक दिन थर्ड स्टेट क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आएगा तो गुंडाई करेगा थर्ड स्टेट पे, है ना। तो अब गुंडाई करने की बारी किसकी थी, थर्ड स्टेट। किस माध्यम से, रेवोल्यूशन के माध्यम से बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो मोनार्क था उस समय कौन था, आधे बच्चे भूल गए होंगे। तो मोनार्क उस समय था लुईस 16। ठीक, लुईस 16 टैक्स नहीं बढ़ा सकता था बेटा। क्या डिसाइड हुआ था कि टैक्स बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि जो आर्मी थी, पैलेस था, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको क्या देनी थी, सैलरी देनी थी। जब सैलरी देनी है बेटा तो पैसे बिना सैलरी कहां से दी जाएगी, और सैलरी आएगी कहां से जब तक टैक्स नहीं आएगा। टैक्स देता कौन था, केवल थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन कौन थे, वही सिंपल पुअर्स, पीजेंट, शूमेकर, बार्बर्स, यही सब थे, है कि नहीं। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट था वो था नोबेलिटी, सेकंड क्या था, क्लर्जी। ये दोनों हाई स्टैंडर्ड थे। तो ये लुईस 16 क्या किया, प्लानिंग किया कि चलो फिर से टैक्स बढ़ाते हैं। और टैक्स किसके ऊपर बढ़ाना था, वही थर्ड स्टेट। लेकिन लुईस 16 अपने मन का मालिक नहीं है बेटा, ठीक है। गुंडाई तो कर ही रहा था, तानाशाही कर रहा था, डिक्टेटरशिप था, लेकिन अपने मन से नहीं बढ़ा सकते थे। उसके लिए इनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। वो मीटिंग क्या थी, देखो, स्टेट्स जनरल। ये क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी थी बेटा फ्रांस की उस समय की, अभी की नहीं है, ठीक है। यानी ये स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी। जो भी टैक्सेस बढ़ने हैं या जो भी डिसीजंस लेने थे ये इसी के माध्यम से लिया जाता था। ये स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग हेड होती थी, हेड कौन कराता था, लुईस 16। समझते जाना। अब लुईस 16 को ये मीटिंग हेड करानी थी। अब लुईस 16 जब यहाँ सबको बुलाएगा तो फिर टैक्स बढ़ाएगा। अब बुलाएगा किसको, देखो लुईस 16 ने ये देखो एक लेटर भेज दिया भाई फर्स्ट को, यानी नोबेलिटी को। एक लेटर भेज दिया क्लर्जी को। एक लेटर भेज दिया थर्ड स्टेट। लो, 3 स्टेट के पास लेटर पहुंच गए। यानी यही 3 ग्रुप जो आएंगे जनरल स्टेट्स की मीटिंग में, तो क्या किया जाएगा, टैक्स को बढ़ाया जाएगा। अब टैक्स बढ़ाने के लिए तो बात तो सही था, तो इन्होंने क्या किया, जनरल स्टेट्स की जो मीटिंग हेल्ड होनी थी, जानते हो बेटा कहाँ होनी थी, जो वर्साय पैलेस था। जो वर्साय पैलेस था वहां पे जनरल स्टेट्स की मीटिंग होनी थी। तो इन्होंने कहा यार टैक्स तो बढ़ाना है केवल इस नमूने के ऊपर। यानी ये तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे, है कि नहीं। जब ये जाहिल गंवार थे, टैक्स इन्हीं के ऊपर लगना था, तो इनको मूर्ख कैसे बनाया जाए, जैसे भारत में मूर्ख बनाया जाता है। यानी
इस यहाँ पे भी भारत में भी ये स्टेट है, उसको बोलते हैं इलिटरेट ग्रुप, उसको बोलते हैं पीजेंट्स, उसको बोलते हैं फार्मर्स। बेटा यहाँ पे ये ग्रुप है, लेकिन उसमें सब तरह के लोग हैं, ज्यादातर इसमें अनपढ़ लोग हैं, ज्यादातर के इसमें फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं। क्या भारत में क्या होता है, इलेक्शन के पहले सरकार इनके लिए इतना कुछ कर देती है, इलेक्शन में इतना कुछ अनाउंस कर देती है, सब क्या हो जाते हैं, ललचिया जाते हैं। जब ललचिया जाते हैं यानी बाउंटी स्कीम आती है, यानी उनके लिए बाउंटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो उनका लालच ग्रिड इतना बढ़ जाता है, वो क्या करते हैं, जाके वोट किसको दे आते हैं, यानी जो पार्टी इस तरह की बाउंटी स्कीम्स लाती है। तो यानी यहाँ पे भी सेम क्या किया गया, लुई 16 ने कहा वर्साय पैलेस को क्या करो, डेकोरेट करो, एकदम सजा दो। क्यों, क्योंकि इसको अट्रैक्ट कराना था। साथ में ये जो क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट्स, इनके जो डेलीगेट्स थे, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जब यहाँ आएंगे तो ये तो पहले से तय था कि टैक्स इन्हीं के ऊपर बढ़ाना है, लेकिन किस वजह से बढ़ाना है वो तो बाद में पता चलेगा ना, लेकिन इनको पहले लालच तो दिया जाए। तो भाई हाल को खूब सजाया गया, हाल को सजाया गया, चलो सज गया हाल, ठीक है। हाल को सजाया गया किस लिए, ध्यान देना, मूर्ख बनाने के लिए बेटा। जैसे भारत में होता नहीं है कि मूर्ख बनाया जाता है, वैसे ही वहां पे भी क्या किया जा रहा था, मूर्ख बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। यानी स्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी इन फ्रांस, ठीक है, पॉलिटिकल बॉडी फ्रांस में थी। अब स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग हेड होनी थी, ये कौन कराता था, ओनली लुई 16। मैंने ये भी बता दिया बेटा। लास्ट मीटिंग कब हेल्ड हुई थी, लास्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन 1614। तो इस बार मीटिंग होनी थी 5 मई 1789। बेटा ये सारी डेट्स ध्यान रखना, किसी भी स्कूल से रहोगे इंपॉर्टेंट रहेगी। यानी कि स्टेट्स जनरल की लास्ट मीटिंग कब होती है, 1614 में। स्टेट्स जनरल की जो मीटिंग हेल्ड होती है वो कब, 5 मई 1789। यानी यहीं से ही हमारा आउटब्रेक इसी डेट को होता है, ठीक। आप लोग तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यानी डेलीगेट्स पहुंचने थे, कैसे, नोबेलिटी एंड क्लर्जी सेंट 300 representatives. Nobility and clergy sent 300 representatives each. ठीक है, यानी इन दोनों ने अपने अपने कितने भेजे, 300। और इनको कैसे बैठाया गया, देखते जाओ। ये लो, ये यानी एक दूसरे का फेस जो था ना, आमने सामने का, ठीक है। यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव क्लर्जी के, 300 रिप्रेजेंटेटिव किसके थे, नोबेलिटी के फ्रंट पे। अब बचा कौन, बचे थर्ड स्टेट्स। थर्ड स्टेट्स सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। लो, जितना इन दोनों ने मिल के भेजा था उतना तो ये अकेले भेज दिया। इस स्टेट्स जनरल की मीटिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें कोई भी वुमेन नहीं थी, यानी वुमेन्स को परमिट नहीं किया गया था, दे वर नॉट अलाउड। पीजेंट्स, आर्टिस्ट, लेबर्स, इन सबको अलाउड नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया, दे डिमांडेड ग्रीवेंसेस विद 40,000 लेटर्स। यानी उन्होंने अपनी जो डिमांड रखा था, अपनी जो शिकायतें भेजी थी, वो 40,000 लेटर्स के माध्यम से, यानी ये अपने साथ क्या लेके गए थे, 40,000 लेटर्स भी लेके गए थे। यानी इस 40,000 लेटर्स के माध्यम से वुमेन्स, आर्टिस्ट, पीजेंट ने अपनी डिमांड को क्या किया था, रखा था कहां पे, स्टेट जनरल की मीटिंग में। लेकिन देखते जाओ, हमने कहा ना कि इलेक्शन टाइम में भारत में क्या होता है, बाउंटी स्कीम बनाई जाती है, किसके लिए, थर्ड स्टेट। हमने सिंपल केस में केवल डिफाइन करने के लिए कहा थर्ड स्टेट भारत में कौन है। वैसे यहाँ पे देखो,
600 बुलाए गए, लेकिन कहा ये खड़े हैं, ये देखो मुंह बनाए खड़े हैं टेढ़े मेढ़े, ये आराम से बैठे हैं, कुर्सी भी लगी इनके लिए, मेज लगी है बाकायदा फर्स्ट क्लास। ये नमूने लोग जो हैं 600, ये क्या है, खड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों भले बैठे हैं, लेकिन इस बार 600 जो थे ये एजुकेटेड थे एंड प्रॉस्परस थे, यानी कि एजुकेटेड जो भी रहेगा। एक संस्कृत में पोयम थी कुछ, मुझे एग्जैक्टली नहीं, समझ लेना बेटा, कि राजा अपने दरबार में ही पूजा जाता है, यानी जितना उसका क्षेत्र होता है, लेकिन विद्वान क्या होता है, सर्वत्र पूजते। वैसे ही यहाँ पे जब एजुकेटेड थे तो ये जब खड़े थे तो ये पावरफुल लग रहे थे, एजुकेटेड लग रहे थे, प्रॉस्परस लग रहे थे इनके कंपेरिजन में, ठीक। अब इन दोनों को तो डर लग ही गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चा। स्टेट जनरल क्या थी, एक पॉलिटिकल बॉडी थी, इसको हेड कौन कर सकता था, केवल लुई 16 कर सकता था, और उसमें ही कंट्री को लेके यानी जो भी नियम बनने थे, नए रूल्स रेगुलेशन, वो इसी के तहत बनते थे। लास्ट मीटिंग कब अटेंड की, हेल्ड की गई थी 1614 में। इस बार जो मीटिंग हो रही कब हो रही है, 5 मई 1789 को। नोवेल्टी एंड क्लर्जी ने कितने सेंट किए थे, 300 ईच सेंट हुए थे, ठीक है। थर्ड स्टेट्स ने कितने सेंड किए थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। वो क्या थे, एजुकेटेड थे, बिकॉज द थर्ड स्टेट्स वाज लेड बाय सम क्लर्जी एंड नोबेलिटी। ये जो 600 इस बार एजुकेटेड है ना, इसमें कुछ नोबेलिटी और क्लर्जी से थे जो फ्यूडलिज्म सिस्टम के अगेंस्ट थे बेटा। यानी अब तुमको बताते हैं, जैसे भारत में कुछ लोगों को कास्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग इसका अपोज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कास्ट सिस्टम का कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वो अपोज भी करते हैं, और उसी पढ़े लिखों में कुछ लोग अपोज नहीं करते, कहते नहीं बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे भी थर्ड स्टेट्स को लीड किया क्लर्जी नोबेलिटी के पढ़े हुए लोगों ने, इसलिए क्या था, इस बार रिच है, पावरफुल है, एजुकेटेड है, प्रॉस्परस दिख रहा है। रिच का मतलब है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है बेटा, ये समझना। आगे देखो, हाँ अब देखो, इसके पहले क्या नियम था स्टेट जनरल का, कि ईच ग्रुप हैज अ वन वोट। अब ध्यान से समझना, ईच स्टेट्स हैज वन वोट। लो, अब क्या नियम था, नियम यही था ना कि एक ग्रुप जो है स्टेट एक ही वोट करेगा। ध्यान समझना, हमने कहा एक ये लोग क्लर्जी हो गया, एक ये हो गया नोबेलिटी, ये मुंह बना के खड़े हैं। ये खड़े, ये जो है ना थर्ड स्टेट है बेटा, ये क्लर्जी नोबेलिटी, ये थर्ड स्टेट्स। तो दोनों क्या करते, किसके अगेंस्ट में दे देते, इनके अगेंस्ट में, और टैक्स किसको भरना पड़ता, लो थर्ड स्टेट्स को फिर से भरना पड़ता। और ये जो सिस्टम था लुई 16 क्या था, यही चाहता था कि यही हो जाए, बट हुआ का ये लो थर्ड स्टेट उठ गया, कहा चुप हो जाओ, बहुत हो गई गुंडे, बहुत सुन लिया और बहुत टॉलरेट किया, अब कुछ नहीं। यानी कि एवरी पर्सन हैज अ वन वोट, एवरी पर्सन हैव अ वन वोट। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको एक वोट मिलेगा, हु प्रेजेंटेड इन स्टेट जनरल मीटिंग, ठीक है। इन्होंने कहा बहुत हो गई गुंडई, अब गुंडई नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब गुंडई हम भी करेंगे। इन्होंने कहा कि एक वोट का थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी नहीं चलेगी। अब थ्योरी क्या चलेगी, ये हर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, वो भी कौन, जो स्टेट जनरल की मीटिंग में प्रेजेंट हुआ है। तो लुई 16 ने क्या कहा, लुई 16 ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी लुई 16 ने थर्ड स्टेट्स के इस प्रपोजल को क्या किया, रिजेक्ट। जब रिजेक्ट किया तो कहा ये लोग चुप बैठते हैं, कहें कि भाड़ो जा रहे हैं, ये क्या किया, वॉकड आउट। लोग
क्लर्जी, नोबेलिटी और लुईस सिस्टीन क्या प्लानिंग किए थे? टैक्स बढ़ाएंगे। लेंडर्स 10% की डिमांड कर रहे थे, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी थी। तो लुईस सिस्टीन इसी प्रोसेस पे था जो पुराना सिस्टम चल रहा था। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, इस बार क्या होगा, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलेगा, हु इज प्रेजेंटेड इन स्टेट जनरल मीटिंग। लुईस सिस्टीन तो माना नहीं, तानाशाह था, मोनार्की था। क्या किया, ये लोग वॉकड आउट हो गए। कौन? थर्ड स्टेट्स। लो, अब अगर इस बात को ध्यान दो बेटा, तो हमने जब प्रीवियस लेक्चर अपना दिया था तो उस लेक्चर में मैंने रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, जिसमें हमने कहा था ना कि जो सिस्टम हो कैसे हो, सिटीजन्स के माध्यम से हो। सिटीजन्स के माध्यम से यही है ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लोगों के द्वारा संबंध हो, अनुबंध जो हो लोगों के द्वारा हो ना। तो यही तो इन्होंने कहा था। और लुईस सिस्टीन ने कहा नहीं, तो इन्होंने कहा हटो, हम जाते हैं वॉकड आउट पे, वॉक पे जा रहे हैं। थर्ड स्टेट्स जब वॉकड आउट कर ही दिया है तो अब गुंडाई करेगा ना। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने को स्पोक पर्सन ऑफ होल नेशन डिक्लेयर किया। लो, उतने में गुंडाई तो बनती नहीं ना। तो सबसे पहले इसने क्या किया, अपने को स्पोक पर्सन, पूरे फ्रांस का स्पोक पर्सन, यानी अब जो भी होगा हमारी तरफ से होगा। फिर इन्होंने 20 जून 1789 ठीक को वर्साय पैलेस में एक है इंडोर टेनिस कोर्ट, ठीक है बेटा, इंडोर टेनिस कोर्ट है वर्साय पैलेस में। वहां पे क्या होते हैं, ये जो थर्ड स्टेट्स है वहां पे गैदर होते हैं। और इसको लेड किसने किया था, वही थर्ड स्टेट्स के पढ़े लिखे लोग, क्लर्जी नोबेलिटी से, स्पेशली अबेसिये एंड मिराबियो ने। ठीक है, मिराबियो एंड अबेसिये ने इसको क्या किया था, लीड किया था, होल नेशन का स्पोक पर्सन। फिर 20 जून 1789 को जब इंडोर टेनिस कोर्ट में ये गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो अपने को क्या डिक्लेयर करते हैं, दे डिक्लेयर्ड हिम एज अ नेशनल असेंबली। लो, यानी स्टेट्स जनरल की कहानी अब खत्म हो गई। लीगली नहीं खत्म हुई, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। इन्होंने अपने को क्या किया, नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और इसको लीड किया था मिराबिये एंड अबेसिये ने। ठीक है, ये नोबेलिटी से है, ये क्लर्जी से लीड किया। साथ में इन्होंने कहा कि ये नेशनल असेंबली क्या करेगी, ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा संविधान बनाएगी जिसमें मोनार्क की पावर की लिमिट होगी। मोनार्क की जो पावर है ना उसको लिमिट में किया जाएगा। ये थोड़ो वो जब मन करेगा टैक्स बढ़ा देंगे, जब मन करेगा वो करेंगे। तो यानी इन्होंने क्या कहा कि थर्ड स्टेट्स ने अपने को सबसे पहले स्पोक पर्सन नेशन का कहा। फिर इंडोर टेनिस कोर्ट में कब गैदर होते हैं, 20 जून 1789 को। फिर वहीं पे इन्होंने अपने को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, इसे लीड किया था मिराबिये एंड अबेसिये ने। मिराबिये बिलोंग करते हैं नोबेलिटी से और ये बिलोंग करते हैं क्लर्जी से। ठीक है, ये लोग जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था बेटा उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, मैंने बता दिया था एग्जाम्पल से कि ऐसा कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम को लोग पढ़े लिखे लोग भी अपोज करते हैं और उसी पढ़े लिखे लोगों में चुपचाप भी रहते हैं। तो वैसे सेम इन्होंने भी क्या किया था, अपोज किया था। इन्होंने कहा कि ये नेशनल असेंबली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी जिसमें मोनार्क की पावर क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। साथ में एबेसिये ने एक छोटी सी इन्फ्लुएंशियल बेटा पॉम्पलेट निकाली थी, वो एक पन्ने की, जो मार्केट में जाओगे स्पेशली इलाहाबाद दिल्ली वगैरह में कोचिंग वाले क्या करते हैं, बांटते हैं, प्रचार करते हैं। तो वैसे इन्होंने भी थर्ड स्टेट्स को और ज्यादा एजुकेटेड करने के लिए, उनके माइंड को चेंज करने के लिए, लोगों में एक रिवॉल्ट लाने के लिए, ठीक है, उस तरह की एक पॉम्पलेट इन्होंने क्या की थी, पब्लिश की थी। उस पॉम्पलेट का नाम था व्हाट इज थर्ड स्टेट्स। ठीक है, इस नाम से वो एक पन्ने या 2 पन्ने की पॉम्पलेट थी। उसमें केवल ये बताना कि थर्ड स्टेट क्या है। तो थर्ड स्टेट्स अब देखो क्या है, पता चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कि थर्ड स्टेट्स। ठीक,
अब से जब नेशनल थर्ड स्टेट्स ने क्या कहा, अपने को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया, तो थर्ड स्टेट्स किसमें बिजी है, नेशनल असेंबली जो है बिजी है किसमें, ड्राफ्ट करने में, यानी वो बिजी टू ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिजी है। लेकिन उसी समय क्या होता है, उसी समय देखो सिचुएशन, एक तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि वहां पे पूरी फसल खराब हो जाती है, बैड हार्वेस्ट। ठीक, यानी इसकी वजह से क्या हो गई, पूरी फसल बर्बाद हो गई। फिर जब बर्बाद हो जाती है तो बेटा हमेशा याद रखना, प्राइसेस वॉज रोज आर हाई। किसी भी चीज की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा, रोज होती है या बढ़ जाती है। फिर तीसरी कंडीशन थी, अब जब बढ़ गई है तो जो शॉप्स वाले होते हैं ना बेटा, शॉप्स यानी बेकर्स, बेकरी जो भी चलाते हैं, वो क्या करने लगते हैं, ब्लैक मार्केटिंग या होर्डेड। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका काला बाजारी करने लगे, छिपा छिपा के रखने लगे, क्योंकि कम देंगे तो ज्यादा महंगा बिकेगा, यानी थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। तो यहाँ पे भी बेकर्स ने क्या किया, यानी जो शॉप के मालिक थे उन्होंने इसको क्या करना शुरू कर दिया, होर्डेड करना शुरू कर दिया, यानी स्टॉक अपने पास रखना शुरू कर दिया। अब जब स्टॉक अपने पास रख रहे हैं, प्राइस रोज हो गई, बैड हार्वेस्ट है, तो भाई घर के औरतें, पुरुष लोग कहाँ थे, पुरुष लोग बेटा इसमें बिजी थे, थर्ड स्टेट्स के कामों में, कुछ फार्मर्स अपनी फसलों में बिजी थे, लेकिन महिलाएं लाइन में लगी खड़ी थी, किसकी, बेकरी के सामने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हद हो गई, उन्होंने क्या किया, लो स्टॉर्म एट द शॉप, उन्होंने शॉप पे क्या बोल दिया, धावा बोल दिया। गुस्सा लगी थी भाई, उनको ब्रेड वगैरह नहीं मिल रही थी, उन्होंने क्या किया, स्टॉर्म कर दिया किस पे, शॉप्स पे। लो जब स्टॉर्म किया तो तुरंत किंग ने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया, किंग ने क्या कर दिया, ऑर्डर कर दिया किसको, ट्रूप्स को, कहां पे, मूव इनटू पेरिस। लो किंग ने ऑर्डर कर दिया कि काम करो, ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि जाओ पेरिस में, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, धावा बोल दिया गया है। अब फिर गुस्साए हुए लोग थे ही, उन लोगों ने क्या किया, तुरंत बास्टिल जो पैलेस था बेटा, बास्टिल पैलेस स्टॉर्म कर दिया। बास्टिल पैलेस से स्टॉर्म किया कब, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, बास्टिल पैलेस पे 14 जुलाई 1789 को क्या कर दिया, स्टॉर्म कर दिया। एट द टाइम व्हेन द नेशनल असेंबली वाज बिजी टू ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल असेंबली जब बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग करने में, तो इतनी ज्यादा ठंड थी फ्रांस में कि फसल क्या हो गई, क्रॉप वॉज फेलियर। जब क्रॉप फेलियर हो गई तो प्राइसेस वॉज रोज, प्राइसेस बढ़ गई। जब प्राइसेस बढ़ गई तो बेकर्स क्या थे, उन्होंने होर्डेड करना शुरू कर दिया किसको, ग्रेन्स को, ग्रेन्स को होर्डेड किया। वुमेन्स लाइन में लग के क्या कर रहे हैं, लेने में लगी हुई हैं। जब लेने में लगी हुई हैं तो वुमेन्स का जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एकदम पूरी तरह से, यार कितनी देर लाइन में लगे रहेंगे, तो उन्होंने क्या किया, स्टॉर्म कर दिया किसके ऊपर, शॉप्स के ऊपर, धावा बोल दिया। फिर किंग ने ऑर्डर कर दिया तुरंत किसको, ट्रूप्स को, क्या कि पेरिस में मूव करो। जैसे उन्होंने ये सुना, किसने, एंगर्ड क्राउड ने, एजिटेटेड क्राउड ने, यानी एकदम गुस्सा भरा ही था पूरी तरह से, तो उन्होंने क्या किया, लो स्टॉर्म कर दिया किसके ऊपर,
बास्टिल फैले से का 14 जुलाई 1789 जब ये होता है तो इसमें 7 प्रिजनर्स को क्या किया जाता है, रिलीज कर लिया जाता है बेटा। ठीक है, 7 प्रिजनर्स को क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता। फॉल ऑफ बास्टिल हो गया 14 जुलाई 1789 हो गया। 7 प्रिजनर्स थे उनको भी छुड़ा लिया गया। ठीक है, तो ये एक र्यूमर फैल गई, र्यूमर फैली कि जो लॉर्ड्स ऑफ मेनोर है, ठीक है, ठीक है, जो मालिक हैं यानी कि बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने क्या किया, गुंडों को हायर किया है। मेनोर बढ़ाइत वाले जो गुंडे होते हैं 2 रुपए के एक दूसरे को मारते पीटते हैं। ठीक है, उन्होंने र्यूमर फैली कि ये लोग क्या करने आ रहे हैं, हमारी जो बची हुई क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। ये लोग र्यूमर चल रही है, र्यूमर फैली कि जो मालिकों के बढ़ाइत हैं मेनोर, ये मालिक ने हायर्ड किया है कि चलो उनकी क्रॉप को फेल करो। अब एक तो वैसे ही वो गुस्से में थे, एजिटेटेड थे, फॉल ऑफ बास्टिल कर चुके थे, फिर उन्होंने कहा लो, इन्होंने तुरंत अपने हो निकाल लिए, फिर हो के साथ साथ पिच फॉर्क्स निकाल लिए, वही बेलचा जिससे ऐसे पतला पतला होता है, जानते हो सब लोग। ठीक है, वो पिच फॉक्स निकाल लिए और जो किला था उस पे इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। यानी गांव में ही एक किला था चितेओ, उस किले पे क्या किया इन्होंने, अटैक कर दिया। यानी ये जो किला था इस पे क्या हुआ, अटैक हो गया। देखते जाओ, र्यूमर फैली कि लॉर्ड्स ने क्या किया, हायर किया किसको, मेनोर को। किस लिए, जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करना। एंगर में थे, ये पहले थे विल्जर्स पीजर्स सब एंगर में थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने फार्मिंग के जो वेपन्स थे, वो पिच फॉक्स, दाव वगैरह जो कुछ भी उनको मिला जल्दी में लिए और इनको क्या किया, दौड़ा लिए। ये तो पहले जो थे भाग गए और जो नहीं थे उसकी बात ही छोड़ दो। और इन्होंने क्या किया, जो किला था यानी गांव में जो किला था चितेओ, उस पे क्या किया, अटैक किया। अटैक करने के बाद इन्हें क्या मिलता है देखते जाओ। मिला सबसे पहले होर्डेड ग्रेन्स, लो, यानी जो ये बेकर्स और नोबेल्स ने क्या किया था, इसको छिपा के रखा था ग्रेन्स को, इन्होंने क्या किया, लूट लिया। पीजेंट्स ने होर्डेड ग्रेन्स को लूट लिया। द पीजेंट्स लूटेड द होर्डेड ग्रेन्स। फिर साथ में इन्होंने क्या किया, लो और अजूबा का डाला, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स containing records to manorial use। अच्छा एक बात सोचो, जब जिस कागज में लिखा रहता है कि हमने उसको 5,000 रुपए दिया, तुम लोग क्लास में करते नहीं, हमने उसको 10 रुपए दिया, ये लिख, यहाँ लिख 10 रुपए, साइन कर करते हो ना। वैसे ही यहाँ पे भी जो मेमोरियल ड्यूज था, इसका डॉक्यूमेंट्स इसके पास रहता था, नोबेल्स फैमिलीज के पास रहता था, नोबेल्स ग्रुप के पास रहता था। इन्होंने क्या देखा, उस जब वो डॉक्यूमेंट्स मिल गया, उस डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने क्या किया, बर्न डाउन कर दिया। लो, जब रिकॉर्ड ही नहीं तो हम कैसा मेमोरियल ड्यूज देंगे, ये लो और अच्छी बात हो गई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, अब देखो, जब ये हुआ तो तुरंत जो नोबेल्स थे वो क्या हो गए, फ्री। नोबेल्स क्या हो गए, फ्री हो गए। भैया बचना है कि मरना है, तो अपनी जान बचाने के लिए फ्री हो गए, देश छोड़ के भाग गए और क्या किए, दूसरे देश में जाके रिफ्यूजी बन गए, है ना। जो फ्रांस के नेबरिंग में कंट्री थी उसके बगल में जाके वो क्या बन गए, रिफ्यूजी बन गए। यानी इस तरह हमने देखा कि फ्रांस में हमारी क्रांति होती है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 5 मई 1789 से होती है और उसका एंड कब होता है, 14 जुलाई 1789 को जब फॉल ऑफ बास्टिल होता है। ये एंड नहीं होता है, ये इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक ड्राफ्ट होता है वो बनता है, जिसमें देखो अब
कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन के रेडी हो चुका है, आधा अधूरा। तो लुईस 16 ने क्या किया, देखते जाओ। लुईस 16 को जब लगा कि यार खतरा बढ़ चुका है, अब ये लोग बहुत मिलके हमको बहुत मारेंगे, गिरा के मारेंगे, तो उसने तुरंत क्या कर दिया, नेशनल असेंबली को परमिशन दे दी। ठीक है, उसको अप्रूवल दे दिया नेशनल असेंबली को, ठीक है तुम स्टेट के स्पोक पर्सन हो, स्टेट जनरल का काम खत्म हो चुका है, तुम जो ड्राफ्ट बनाओगे वही फॉलो होगा। लो, तो जब लुईस 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को अप्रूवल दिया, तो तुरंत नेशनल असेंबली ने क्या किया, पास किया एक डिक्री, यानी एक अध्यादेश लाया गया। भारत में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, भारत में इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश, वहां पे इसको डिक्री बोलते हैं। ठीक, तो उसमें क्या था कि सबसे पहले टैक्स और फ्यूडलिज्म सिस्टम जो है उसको एबॉलिश किया जाएगा। यानी ये जो डिक्री आई थी, क्या आई थी, एबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस। यानी इन्होंने तुरंत, जैसे लुईस 16 ने क्या किया, परमिशन दिया किस बात को, ठीक है हम तुमको परमिशन अप्रूवल दे रहे हैं कि तुमको एकदम तुम सही तरीके से हो। फिर उसने तुरंत एक डिक्री पास की जिसमें क्या था, एबॉलिशिंग फ्यूडल ड्यूज एंड टैक्सेस, ये हो गया। फिर इसमें इन्होंने कहा कि जो क्लर्जी एंड नोबेलिटी थे, नोबेलिटी एंड क्लर्जी, नोबेलिटी और क्लर्जी जो थे, इनके जो प्रिविलेज थे बेटा, उसको गिव अप करने की बात हुई। यानी जो तुमको जन्म से अधिकार मिल जा रहे हैं बेस्ड ऑन बर्थ, उसको क्या करो, छोड़ दो। इनको मजबूरी में छोड़ना पड़ा। सबसे पहले तो जो लैंड ओन्ड बाय चर्च, इसको क्या किया गया, कॉन्फिस्केटेड किया गया, जब्त कर लिया गया पूरी तरह से। लो, सबसे पहले तो एक डिक्री पास होती है जिसमें एबॉलिश किया जाता है फ्यूडलिज्म ड्यूज को, टैक्स को एबॉलिश हो गया। लो, फिर क्लर्जी एंड नोबेलिटी के जो प्रिविलेज थे उनको गिव अप करने की बात की गई, वो उस पर भी एग्री हो गए। फिर लैंड ओन्ड बाय चर्च, जो चर्च के पास जमीन थी उसको भी क्या किया गया, कॉन्फिस्केटेड किया गया, जब्त कर लिया गया। साथ में जो टाइड टैक्स था, टाइड टैक्स, इसे भी क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। रिलीजियस, यानी जो टाइस टैक्स था इसे क्या किया गया, ये भी एबॉलिश कर दिया गया। अब इन सभी के होते ही देखते जाओ, नेशनल असेंबली के पास कितनी मनी आती है, 20 अरब लिब्रे, यानी 20 बिलियन लिब्रे आ गई। अब लोन कितना था, यानी कि इतना ज्यादा लुईस 16 यानी कि फ्रेंच की जो मोनार्क थी उस समय इतना लोन ली हुई थी, लेकिन देखो नेशनल असेंबली ने क्या एक झटके में उससे ज्यादा पैसा केवल उन्हीं दो स्टेट से हो ले लिया, जबकि कोई टैक्स नहीं बढ़ा, बस केवल उनके क्या किए, प्रिविलेज को एबॉलिश कर दिया गया। साथ में जो टाइड टैक्स था उसे भी एबॉलिश कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। लैंड ओन्ड बाय चर्च, चर्च के पास जो जमीनें थी उसे भी क्या किया गया, जब्त कर लिया गया। एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यहाँ समझाने के लिए नहीं, सीरियस मत लेना कि वो समझाने के लिए, मजाक नहीं। तो जो भारत में कितने ज्यादा मंदिर, मस्जिद, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, फिर मठ है, बिहार है, सोचो कितने सारे हैं, क्या है, कोई मतलब का है ये? सोचो अगर इन सभी को गवर्नमेंट ले ले तो जो वर्ल्ड बैंक से इतना लोन लिया गया है, लोन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यानी वही सेम तो फ्रांस ने भी किया था ना, नेशनल असेंबली ने भी चर्च के पास जो जमीन थी लैंड ओन्ड बाय चर्च, उसको क्या किया, कॉन्फिस्केटेड किया गया। रिजल्ट 20 बिलियन लिब्रे इसके पास आ गई, गवर्नमेंट के पास आ गई, नेशनल असेंबली के पास। वैसे ही भारत में भी करना चाहिए। रिजल्ट, भारत में बहुत मनी है, सब देश के अंदर ही है, लेकिन फ्यू हैंड्स में है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। जब तक यूटिलाइजेशन नहीं होता बेटा, बेनिफिट नहीं होता है। अगली टॉपिक देखो, फ्रेंच
becomes a constitutional monarchy। यानी कि ध्यान समझो, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। लुई 16 ने क्या किया, सबसे पहले नेशनल असेंबली को अप्रूवल दिया, और नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक पास किया, क्या डिक्री यानी ऑर्डिनेंस पास किया। उस ऑर्डिनेंस में क्या था कि सबसे पहले जो फ्यूडलिज ड्यूज हैं, टैक्सेस हैं, उसे एबॉलिश किया जाए। ठीक है, एबॉलिश यानी कि ये जो नेशनल असेंबली है उसने अपना काम शुरू कर दिया है हमारा, यानी इन 1791 नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में का मेन पर्पस क्या था कि मोनार्क की पावर को लिमिट करना है, यानी उसकी पावर को सीज करना है। ठीक है, साथ में नेशनल असेंबली का एक एम और था कि पावर को कंसंट्रेटेड इन वन हैंड नहीं करना है, पावर को डिवाइड करना है। पावर को क्या करना है, डिवाइड करना है। इसमें लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में। यानी नेशनल असेंबली ने क्या किया, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी किया। उसका मेन एम था कि लुई 16 यानी मोनार्की पावर को लिमिट में लाना है, पावर कंसंट्रेटेड ना रहे वन हैंड्स में, इसलिए उसने क्या किया, पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें हमेशा याद रखना केवल पढ़े लिखे लोग होते हैं। भारत में एक अलग तरीके का सिस्टम चलता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं बेटा वो छोटी अदालत में रह जाते हैं, कोर्ट्स में, और जो रेफरेंस लगा के जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, कभी कभी हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग सब होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं। और जो एग्जाम दे के आते हैं ना वो हमेशा सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही रह जाते हैं, वहीं से लगभग रिटायर भी हो जाते हैं। यहाँ पे जो है भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में यहाँ होते हैं। अब इसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं हर देश में, भारत में तो अलग तरीके चलता है। पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, क्रिमिनल्स भी होते हैं भारत में, ये इसमें सबसे ज्यादा लोग क्रिमिनल होते हैं भारत में। ठीक, तो उस पर नहीं जाते हैं, क्यों लाते हैं बताने के लिए कि पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तो हो गया। फिर 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पूरा करने का काम, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट कौन करेगा, नेशनल असेंबली। देखते जाओ, नेशनल असेंबली ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी किया। अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, नेशनल असेंबली को। अब नेशनल असेंबली इलेक्ट कैसे होती थी बेटा, किसी भी कंट्री में एमपी, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शंस होते हैं ना, किसके लिए होते हैं, एमपीज के लिए होते हैं ना, एमएलएस होते हैं। वैसे यहाँ पे भी जो यहाँ पे आने वाले लोग थे वो कैसे आएंगे, बाई इलेक्शन। इलेक्शन में who can participate in the elections in France, only active citizens। ठीक है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स की मैंने बात किया, यानी कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे कौन, ओनली एक्टिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, ओनली 25 ईयर्स मेल लोग। सबसे पहले इसके नीचे तो सब खत्म, फिर 25 ईयर्स मेल लोग, यानी सारी महिलाएं क्या है, पैसिव क्लास हैं, वो निष्क्रिय है, यानी वो वोट नहीं दे सकती थी। फिर 25 के नीचे जितने मेल हैं वो भी क्या है, पैसिव क्लास है। 25 ईयर्स मेल। अब इसी में कंडीशन देखो, हु पेड 3 days लिबरल टैक्स। लो नई कहानी,
यानी 25 ईयर्स मेल में भी सब नहीं दे सकते थे। केवल कौन, जो 3 दिनों का कम से कम टैक्स देते थे वही केवल कौन थे, एक्टिव सिटीजन, यानी वो ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। यानी 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता है उसमें एक बात क्लियर हो गई कि केवल यहाँ पे किसको राइट मिला था, मेल को मिला था, फीमेल को नहीं मिला था। मेल में किसको, ओनली वेल्थियर ग्रुप को, जो अमीर लोग थे केवल उन्हीं को वोट का राइट मिला था, सफरेज राइट। साथ में ये वेल्थियर मेल किसको चुनते थे, इलेक्टर्स को चुनते थे। इलेक्टर्स कितने होते थे, 50,000। यानी सबसे पहले 3 डेज का जो टैक्स पे करता था वो तो हो गया एक्टिव सिटीजन। उस एक्टिव सिटीजन में जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करता था वो आता था कहां पे, इलेक्टर्स, वो होते थे 50,000। फिर इसी में से जो बहुत ज्यादा टैक्स पे करता था वो बनते थे नेशनल असेंबली के मेंबर। नेशनल असेंबली के मेंबर जो कितने चुने जाते थे, 745। देखते जाओ, हमने कहा ना कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसमें किसको राइट्स मिलते हैं, केवल और केवल वेल्थियर मेल को मिलता है। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन जो रेडी होता है उसके तहत शुरुआत कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता है उसकी शुरुआत कैसे की जाती है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन, नागरिकों और पुरुषों का अधिकार का घोषणा पत्र। ठीक है, जिसमें पहला राइट क्या दिया गया, राइट टू लाइफ, यानी सबको जीने का अधिकार है। ये भारत में भी है बेटा, आर्टिकल नंबर 21। जो सुसाइड वगैरह कोई कर लेता है तो क्यों किया जाता है, इसीलिए जांच होती है क्योंकि जीने का अधिकार मिला है सबको। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की सबको आजादी है। इसको हम 9th में पढ़ाएंगे बेटा, आराम से, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच वो कैसे है वो भी बाद में। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ बेटा, सबको जीने का अधिकार है, बोलने की आजादी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून जो है ना उसके सामने सब क्या है, बराबर है। नेशनल असेंबली ने इन राइट्स को क्या कहा कि ये क्या है, एक तो ये नेचुरल है एंड इनएलिनेबल है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, जन्म होते ही सबको मिल जाएगा क्योंकि ये नेचुरल है, नैसर्गिक है पूरी तरह से बेटा। ठीक, ये जन्म होते ही सबको मिल जाएगा। ये नहीं कि इसे हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, सरकार के पास जाना पड़ेगा, नहीं, ये नेचुरल एंड इनएलिनेबल है पूरी तरह से। और इसके अलावा इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। यानी ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक बेटा, बाकी बेटा तुम लोगों को जहां पे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करना। जैसे ये इलेक्शन एंड होगा उसके लास्ट में एक प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनाए।